नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल में। आज हम करने वाले हैं सी के ओल्ड पेपर, सी लैंग्वेज के पुराने पेपर करने वाले हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है आपके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए और उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका सी का एग्ज़ाम है। तो आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक के जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कई बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो सी लैंग्वेज को ही पढ़ाने का है। इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आ जाते हैं सेक्शन ए में, भाग 1। तो क्वेश्चन आता है सी प्रोग्राम इज डेवलप बाय। तो आप सी पढ़ रहे तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है डेनिस रिची। ठीक है। इस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम एंड विथ। तो हर स्टेटमेंट मतलब हर लाइन जो होती है वो किससे एंड होती है, तो सेमीकोलन से एंड होती है। ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए कि क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम भी लिखोगे तो आपको हर लाइन के पीछे सेमीकोलन लिखना है, किसी चीज़ कुछ लाइनों को छोड़ के। तो ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम एंड विथ सेमीकोलन आप लगाओगे। HLL स्टैंड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। Dash is a pictorial representation of an algorithm and procedural design workflow। तो जब भी एल्गोरिथम की पिक्चर की बात आएगी तो यहाँ पे हम बात करें फ्लो चार्ट की। ठीक है। किसी प्रोग्राम की लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एल्गोरिथम मतलब आप रिटन फॉर्मेट में दोगे, वहाँ पे इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करोगे या इंग्लिश के वर्ड यूज़ करोगे जिसका कोई फ्लो नहीं होता। लेकिन आपका फ्लो चार्ट आता है जिसे हम क्या यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, बॉक्स यूज़ करते हैं, और वो पिक्चर की फॉर्मेट में होता है। तीसरा आपका कोडिंग होता है जिसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर। तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंट करेंगे, INT इंट। ठीक है। इंटीजर है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट क्या होता है, डेसिमल नंबर, कैरेक्टर है तो कैर। ठीक है। तो इसका आंसर होगा INT इंट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि डैश डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो आपका आता है इंट, INT इंट। इंटीजर के लिए इंट यूज़ होता है, कैरेक्टर के लिए कैर यूज़ होता है, और डेसिमल वैल्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट या डबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे INT इंट। ठीक है। जब भी इंटीजर की बात आएगी तो क्या आएगा, इंटीजर INT आएगा। ठीक है। इंटीजर साथ में क्या आएगा, 2 बाइट की मेमोरी लेता है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और क्या यूज़ होगा इसके साथ, %t यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th। डैश फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो कौन सा होता है आपको, आप लिखेंगे यहाँ पे PRINT और F, प्रिंट F फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है। जिसके आगे भी इस तरीके का ब्रैकेट लगा होता है वो फंक्शन होते हैं। तो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट एफ। जब भी आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट एफ फंक्शन आप यूज करेंगे। किसी 4 डेटा टाइप का नाम लिख दो। तो अभी डिस्कस किया था हमने, कौन कौन सा था, इंटीजर, कैरेक्टर, आप लिखोगे कैर, फिर फ्लोट आ गया, फिर आपका आप गया डबल। तो ये आपके 4 डेटा टाइप हो गए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है। और भी होते हैं आपके, स्टैटिक होते हैं, रियल होते हैं, ये सारे भी आप लिख सकते हैं। डैश आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑन द सेम डेटा टाइप इन द सेम वेरिएबल नेम। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका एरे। एरे जो होता है उसमें क्या कर सकते हैं आप, एक नाम के अंदर कितने भी डेटा टाइप, कितने भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है तो अलग अलग वेरिएबल, जैसे मुझे 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा और ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 99 तक क्या हो जाएंगे, अलग अलग नाम के वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। कैसे, जैसे AR1, AR2, AR3, AR0 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ जाएगा, AR99 तक। तो इस तरीके से 100 वेरिएबल आराम से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो सेम डेटा टाइप कि जब भी आपको वेरिएबल बनाने होते हैं या वैल्यू स्टोर करनी होती है उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। ठीक है। A compiler is a special program that translate a programming language source code into machine code। तो ये ट्रू है। ठीक है। कंपाइलर का काम ही होता है कि आपके जो सोर्स कोड है उसको
मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट वैल्यू। ये भी ट्रू है, क्योंकि पॉइंटर का काम ही होता है कि जैसे पॉइंटर ए है, ठीक है, तो इसका काम ही होता है कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड नहीं करता, उसका एड्रेस होता है, सपोज 110 इसका एड्रेस है, तो ये 110 को होल्ड करेगा। पॉइंटर हमेशा पॉइंट किसको करता है, किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है और उसकी वैल्यू को ये होल्ड करता है, उसके एड्रेस को होल्ड करता है, वैल्यू को होल्ड नहीं करता। ठीक है, इसलिए पॉइंटर का जो साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, जैसे हम डेटा टाइप अलग अलग डेटा टाइप लेंगे तो उनका साइज बढ़ता रहेगा। इंटीजर का जैसे मैंने आपको बताया 2 बाइट है, फ्लोट का 4 बाइट है, कैरेक्टर का 1 बाइट है, डबल का 8 बाइट है। ठीक है, तो वैसे ही आपके साइज चेंज होते रहेंगे, लेकिन पॉइंटर का जो साइज है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। द हेडर फाइल math.h हैज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो ये गलत है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा यूज होता है आपका, stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, जो हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। printf scanf वहाँ पे होता है। मैथ के अंदर क्या होता है, आपके पावर होते हैं, इस तरीके से मैथ से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, तो ये आपका गलत होगा। डेटा टाइप फ्लोट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर, तो ये भी गलत है। ठीक है, फ्लोट जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, फ्लोट किस में होता है, डेसिमल नंबर होते हैं। जहाँ भी डेसिमल नंबर की बात आएगी वहाँ पे आपका क्या यूज होगा, फ्लोट होगा। जैसे 6.3, तो ये फ्लोट हो गया। और कैरेक्टर क्या होता है आपका, सिंगल कैरेक्टर, ABCD 1 2 3 4, कोई भी सिंगल कैरेक्टर यूज होता है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, कैरेक्टर यूज करते हो। फ्लोट डेसिमल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड गिवन नंबर इज इवन एंड ऑड। तो इवन और ऑड कैसे डिसाइड करते हैं, बाय डिवाइडिंग 2, मॉडुलस लेके। यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो किसका होता है, मॉडुलस ऑपरेटर का होता है। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। और इस वाले ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। अब देखो बाकी ऑपरेटर जो है प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये सब सिंगल वैल्यू देते हैं, लेकिन एक डिवीजन वाला जो है वो डबल वैल्यू देता है। इस टाइप का सिंबल आपको कीबोर्ड में भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या देता है, एक तो रिमाइंडर देता है, एक क्वोशिएंट देता है। तो हमें क्या चाहिए वो डिपेंड करता है। अगर रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, और स्लैश चाहिए यानी क्वोशिएंट चाहिए तो स्लैश ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल, स्टार्ट करेंगे आप, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी एक नंबर रीड एंड कर देंगे, कोई भी नंबर यूजर से ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक कर लेंगे कि n जो है, अगर मैं इसको रिमाइंडर डिवाइड करता हूँ 2 से और रिमाइंडर करता हूँ और वो 0 आता है, इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लीव्स नो रिमाइंडर, तो क्या है, ये इवन है। ट्रू है तो आप प्रिंट कर दोगे इवन, और अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर दोगे, ऑड। ठीक है, यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बॉक्स यूज करके क्या प्रिंट कर दोगे, इवन या ऑड, इस तरीके से प्रिंट कर दोगे। ठीक है, यहाँ इवन प्रिंट इवन लिख दोगे, यहाँ पे ऑड लिख दोगे, और लास्ट में जाके दोनों कनेक्ट होकर किस में आ जाएंगे, स्टॉप में आ जाएंगे। तो ये आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा, और आपको आराम से, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आराम से 6 मार्क्स मिल जाएंगे इतने छोटे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, फ्लो चार्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके एरोज जो है वो बिल्कुल पॉइंट करने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एरो पूरे पॉइंट करने चाहिए। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने मॉडुलस यूज़ करना है। इवन नंबर कैसे चॉक होगा, कोई भी नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं छोड़ता, वो इवन नंबर है। और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इनके बारे में लिख देंगे। तो एल्गोरिथम क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सोर्स कोड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो एल्गोरिथम होता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे अगर हम घर बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे ईंटें ला के दीवार बनाना शुरू कर देंगे। आप पहले क्या करोगे, पहले एक रफ आइडिया बनाओगे कि इतने कमरे चाहिए, या किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक रफ में बनाओगे।
फिर उसी चीज़ को क्या करोगे, आर्किटेक्ट के पास जाओगे, वो आर्किटेक्ट उसका डिज़ाइन बनाएगा, देन फाइनली आप घर को बनाना शुरू करोगे। तो जो हम रफ आइडिया बनाते हैं वो एल्गोरिथम होता है, जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है इसमें शेप होते हैं, आपकी ज्योमेट्री यूज़ होती है, कैड यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो फ्लो चार्ट होता है, और जो फाइनली घर बनता है वो हमारा सोर्स कोड होता है जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं। तो वैसे आपके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होते हैं। इनके बारे में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, डिटेल में आप वहाँ से ले सकते हैं। फ्लो चार्ट के बारे में जब लिखेंगे तो इसके टूल्स जरूर लिख देना, ये राउंड टूल क्या काम करता है, बॉक्स क्या काम करता है, उसके बाद डायमंड जो टूल होता है ये क्या काम करता है। तो एरे की डेफिनेशन ऊपर ही आपने देखी थी। एरे क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल नेम, यही डेफिनेशन आप लिख दोगे, या लिख दोगे कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन आपका एरे होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको अलग अलग वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं करने पड़ते। दूसरा क्या है कि आप एक ही नाम के अंदर, अगर मैंने एरे 10 लिखा है तो क्या होगा, एक मेमोरी बॉक्स बन जाएगा। अब जिस टाइप का ये है, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट के मेमोरी बॉक्स बनेंगे, और इस तरीके से आपका एक मेमोरी का बॉक्स बन जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका AR नाम आ जाएगा, और इसके अंदर एक एक करके वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। तो आपको अलग अलग बॉक्स, अलग अलग मेमोरी बॉक्स या अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, एक ही वेरिएबल के अंदर सारे आपके डेटा स्टोर हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिए, इसके पॉइंट्स लिख देंगे। तो पहला पॉइंट होता है, जब हम वाइल की बात करते हैं तो ये एंटी कंट्रोल लूप होता है। एंटी कंट्रोल लूप मतलब कंडीशन जो है वो एंट्री के टाइम में चेक होती है, ठीक है, जबकि डू वाइल में कब चेक होती है, एग्जिट के टाइम में चेक होती है। ठीक है, यानी जब लूप आप छोड़ रहे हो, आपने लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए हैं, तब ये चेक होती है। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहाँ लगता है, वाइल में क्या लगता है, जैसे आप वाइल लिखोगे शुरू में ऊपर, तो वहाँ पे स्टार्ट में ही कंडीशन आ जाता है, तब आप बॉडी के अंदर जा सकते हो। जबकि डू वाइल में क्या होगा, ऊपर आपका डू होगा, फिर उसके बाद बॉडी आएगी, और उसके बाद आपके कंडीशन चेक होगी लास्ट में जाके, यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी। तो वाइल होता है एंटी कंट्रोल लूप, क्योंकि एंट्री के टाइम में कंडीशन चेक होती है, जबकि आपका डू वाइल होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, आपका एग्जिट के टाइम में कंडीशन चेक होती है। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा कि अगर कंडीशन गलत होगी तो वाइल लूप क्या है, 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा, एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन गलत है तो डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में आप दोनों का स्ट्रक्चर लिख देंगे, दोनों का स्ट्रक्चर बना देंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसके 3 डिफरेंस बता देंगे, आपको मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द लॉजिकल एंड रिलेशन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो लॉजिकल और रिलेशनल में क्या फ़र्क होता है? तो लॉजिकल आपके कौन से होते हैं? एंड होते हैं, और होते हैं, और नॉट होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये 3 आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, और जब हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन कौन से होते हैं आपके? इजिकल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इजिकल टू यहाँ पे आपने देखना है डबल इक्वल टू होंगे, सिंगल इक्वल टू नहीं होगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और फाइनली नॉट इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल आप क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम अगर आपको आते हैं तो वो आप बना देंगे, या 2 ऑपरेटर के बीच में रिलेशन लगा के दिखा देंगे। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए जो है वो बी से भी बड़ा है और सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? ए सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना दें, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आप 2 नंबर के बीच में ग्रेटर देन फाइंड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद आता है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इन सी टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का यूज डेमोन्स्ट्रेट करना है आपने, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है नंबर को प्रिंट कर दो 1 to 10। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या आएगा आपका? फॉर आ जाएगा। आई जो लूप वेरिएबल है, इसको हम स्टार्ट कर देंगे 1 से, कब तक चले? जब तक 10 से छोटा रहे, और आप लिख दोगे i++।
ठीक है, सिंपल सा एक प्रोग्राम बना देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल लगा देते हैं, ठीक है। 2 हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर दी। एक के अंदर आपके क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, दूसरा कंसोल से रिलेटेड है। कंसोल कौन सा होता है, ये वाला विंडो जो हमें ब्लैक स्क्रीन दिखती है, इसे कंसोल विंडो कहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो फंक्शन है वॉइड मेन, ठीक है। मैंने वो मेन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मुझे कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर। तो मुझे ज़्यादा वेरिएबल नहीं चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, CLR SCR क्लियर स्क्रीन। अगर कोई पुराना आउटपुट हो तो क्लियर हो जाए। और सीधा फॉर लूप चलाना है तो फॉर लूप चला देते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि प्रोग्राम में कि आपको किसी चीज़ का प्रोग्राम, आपको सीधा फॉर लूप का प्रोग्राम बताना है, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ प्रिंट कर दो प्रिंट एफ स्लैश n ले लेते हैं, ताकि न्यू लाइन टैब बोलते हैं स्लैश n को, नई लाइन बनते जाए। और यहाँ पे क्या होगा, साथ में एक, क्योंकि मुझे इंटीजर प्रिंट करना है तो मैं %g लिखूंगा और क्या प्रिंट हो जाए, i प्रिंट हो जाए, ठीक है। गेट cs लगा देते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो रुका रहे। स्क्रीन रुकी रहती है, गेट cs क्या करता है, स्क्रीन को रोके रखता है कब तक, जब तक आप कीबोर्ड से कोई एक बटन नहीं दबा देते, ठीक है। थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं यहाँ पे, ताकि प्रोग्राम देखने में और समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, रन कर देते हैं कंट्रोल F9 से। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक उसने नंबर प्रिंट कर दिए। तो सिंपल सा प्रोग्राम अगर आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, फॉर वाइल डू वाइल किसी का भी, तो आप सिंपल एक प्रोग्राम बना दीजिए जिसमें लूप चलता रहे, ठीक है। बाकी टेबल टूबल का अगर बोलेंगे तो वो फिर आगे करेंगे। इसके बाद है मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताना है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो कौन सी होती है, आपकी बाइनरी होती है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, इसमें सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, एक है 1, दूसरा है 0। असेंबली लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो आता है न्यूमेरिक कोड्स, ठीक है। न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं, जैसे ऐड हो गया, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए सब हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल हो गया, ठीक है। और ये काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज होती है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अच्छे लेवल के, वो सारे असेंबली लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। और ये आपका मशीन लैंग्वेज की जस्ट नेक्स्ट जो लैंग्वेज आई थी वो असेंबली लैंग्वेज ही था, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे। अब आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन में, जो आपके कितने मार्क्स के, 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कोई 5 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में लिखना है और उनको समझाना भी। तो लाइब्रेरी फंक्शन में आप क्या लिख दोगे, प्रिंट एफ लिख दोगे। प्रिंट एफ के बारे में लिख दोगे, प्रिंट एफ होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट लेता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी हम इसमें लिखते हैं उसको क्या करता है, स्क्रीन में प्रिंट कर देता है। स्कैन एफ लिख दोगे, ठीक है। स्कैन एफ के बारे में क्या करोगे कि ये इनपुट लेने के लिए काम आता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। उसके बाद आप लिख दोगे CLR SCR, जो मैंने अभी आपको बताया। CLR SCR का क्या होता है कि जो कंसोल विंडो है उससे क्या करेगा, जितने भी पुराना आउटपुट होगा उसको क्लियर कर देगा। फिर गेट CH आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या करेगा, आप आउटपुट को, कंपाइलर को तब तक रोक के रखेगा जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई की ना दबाओ। उसके बाद ऑल लिखना चाहे तो आप ऑल लिख सकते हो, जैसे STRLEN हो गया। नाम से पता चल रहा है स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कोई भी स्ट्रिंग अगर इसके अंदर आपने पास की तो उसकी लेंथ काउंट करके बता देगा, ठीक है, कितना लंबा है। जैसे मैंने लिखा राज, तो ये कितना देगा आंसर, 3 देगा। क्यों, RAJ, ठीक है। तो जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो हमें थोड़ी पता है कि यूज़र कितना लंबा नाम लिखने वाला है। तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, STRLEN का यूज़ करते हैं। ऐसे आपके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, 5 आराम से आप लिख सकते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर मैंने पहले बताया था। पॉइंटर क्या होते हैं, स्पेशल वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का क्या होल्ड करते हैं, एड्रेस होल्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो A है, पॉइंटर है,
ये बी के अंदर की वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। 10 बी की वैल्यू अगर 10 है उसको होल्ड नहीं करेगा, बल्कि उसका जो एड्रेस है उसको होल्ड करेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस आप बता सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, और उसका एक प्रोग्राम बना देंगे, पॉइंटर का छोटा सा एक प्रोग्राम बना देंगे। ठीक है, तो पॉइंटर का प्रोग्राम हम देख लेते हैं इन दिस कैसे क्या होता है और समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो पॉइंटर को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंटर होता क्या है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आएगा आपका, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वो भी हम समझ लेंगे साथ साथ। तो हम 2 वैल्यू ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, पहली वैल्यू हमारी ए में आ गई, अब हम दूसरी वैल्यू मांग लेते हैं यूजर से। ठीक है, 2 वैल्यू हमारे पास आ गई है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं स्वैप। अब मैं बोल रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास कर। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कर दे रहा हूँ कि, तो मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया जिसको कॉल किया उसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर है तो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर लगाना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो टी है उसमें एक्स की वैल्यू आ जाए। एक्स खाली हो गया हमारा, तो एक्स में हम किसी वैल्यू डाल देते हैं, वाई की वैल्यू डाल देते हैं, और हमारा y खाली हो गया है तो y में हम t की वैल्यू डाल देते हैं, यानी हमने क्या किया, स्वैपिंग कर दी। ठीक है, तो हमने अपना प्रोग्राम बना लिया, अब इसको रन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने डाली 45 और सेकंड वैल्यू डाली 43, तो ये दोनों अब चेंज हो गए, स्वैप हो गई। ठीक है, तो स्वैपिंग का प्रोग्राम भी बन गया। अब इस वाले ऊपर वाले प्रोग्राम या पार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं भी हमने a और b की वैल्यू स्वैप नहीं की है। ठीक है, a और b की वैल्यू हमने नॉर्मल रखी है, और चेंज कहाँ हुआ है, इस फंक्शन के अंदर हुआ है। अच्छा, आपने फंक्शन में 2 चीज़ पढ़ी होंगी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं कि उसका स्कोप केवल उसी फंक्शन के अंदर होता है जिस फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया होता है। यानी जो ये एक्स वाई की वैल्यू है इसका स्कोप यही होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो ए और बी है इसकी वैल्यू नहीं जा रही है, बल्कि इसका क्या जा रहा है, एड्रेस जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को मैं कैसे बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। यानी मैं अब एड्रेस पास नहीं करता हूँ, एड्रेस पास करने की जगह मैं पॉइंटर यूज नहीं कर रहा, अब नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और नॉर्मल वेरिएबल यूज करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल बना दिया उसको, हमने एड्रेस पास नहीं किया, तो मैंने बोला फर्स्ट वैल्यू 45, सेकंड वैल्यू 65। तो वैल्यू ऑफ ए 45 ही आ रहा है, वैल्यू ऑफ बी 65 ही आ रहा है, चेंज हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कॉपी हुई एक्स और वाई में, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई, एक्स और वाई की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई, लेकिन वो यहाँ ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपी हुआ है। ठीक है, एक्चुअल आर्गूमेंट है, फॉर्मल आर्गूमेंट नहीं है। तो एक्चुअल आर्गूमेंट में क्या हुआ है, वैल्यू कॉपी हुई है। जबकि जब मैं यहाँ से एड्रेस पास कर रहा हूँ तो उस केस में क्या हो रहा है कि उसका एड्रेस जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसका एड्रेस जा रहा है, और यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं नंबर के अंदर, वैल्यू के अंदर, वो कौन सी किसकी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है। यहाँ पे जो चेंज हो रही वैल्यू वो किसकी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वह कौन सी वैल्यू में चेंज होगा, ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आपका जब भी आप उसका आंसर देखोगे तो आपको वो चेंजेस मिलेंगे। आपको इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू 45 और सेकंड वैल्यू 43, तो आपकी क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू 43 होगी, सेकंड वैल्यू 45 होगी। ठीक है, तो यही आपका पॉइंटर होता है। पॉइंटर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब आपको एक्चुअल वैल्यू में काम नहीं करना होता है, आप चाहते हैं कि रेफरेंस से काम चल जाए, एड्रेस से काम चल जाए, तो उस केस में हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में भी जो सारा सिस्टम यूज़ होता है वो पॉइंटर में होता है, एड्रेस में होता है, क्योंकि हम जैसे डेस्कटॉप में भी आइकन क्रिएट करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, उसका एड्रेस बनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर के हेल्प के इंपॉर्टेंस के लिए आप ये वाला प्रोग्राम आराम से बना सकते हैं,
और यही प्रोग्राम आपका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता है। वैल्यू में क्या होता है कि आपके एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो कॉपी हो जाती है, जबकि रेफरेंस में क्या होता है केवल उसका एड्रेस कॉपी होता है। ठीक है। एक्सप्लेन एरे इन डिटेल, एरे की डेफिनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ ली थी। ठीक है। एरे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। डिफरेंस बिटवीन सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन एरे, तो इसमें वही है, आप प्रोग्राम बना देंगे दोनों का छोटा छोटा, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा और बनाने में आसान हो जाएगा। प्रोग्राम में क्या है, आपको यहाँ पे सिंगल डायमेंशन में सीधा एक आप बना दोगे, मल्टी डायमेंशन में क्या है कि आपका दो आपके बॉक्स बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। पहला जो बॉक्स होगा वो रो होगा, दूसरा होगा कॉलम। जैसे आपने 10 बना दी कि 10 रो हो और 5 कॉलम हो, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब लूप की बात आएगी, लूप चलने की बात आएगी, तो जब मल्टी डायमेंशन एरे आएगा तो उसमें 2 लूप चलेंगे। एक लूप चलेगा जो रो के लिए चलेगा और दूसरा लूप चलेगा जो कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है। फिर आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं? तो स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग कैरेक्टर की एरे होती है। जब भी आपको स्ट्रिंग बनाना है, सपोज मुझे st लिखना है, किसी का नाम लिखना है, तो मुझे कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्टली कोई तरीका नहीं होता कि आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकें। ठीक है। तो स्ट्रिंग के 5 फंक्शन आपको बता रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था, strlen, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना। ठीक है। एक होता है आपका टू अपर। टू अपर क्या करेगा? कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। टू लोअर क्या करेगा? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। यानी आपने कुछ भी चीज़ लिखा है, आप यूज़र से पासवर्ड या कुछ भी ले रहे हैं और आपको लगता है यार यूज़र कोई कैपिटल लिख देगा, कोई स्मॉल लिख देगा, मेरा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा, तो आप टू अपर टू लोअर का यूज़ करके सारे को कैपिटल सारे को स्मॉल बना सकते हैं। ठीक है। गेट एस होता है। गेट एस का यूज़ होता है स्ट्रिंग को लेने के लिए। जब भी आप यूज़र से इनपुट लोगे तो गेट एस के थ्रू ले सकते हो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा आप क्या गेट कैर होता है। ठीक है। तो गेट कैर किस लिए होता है? आपका कोई भी एक कैरेक्टर यूजर से लेने के लिए, एक एक करके आपको कैरेक्टर लेना है तो आप गेट कैर ले लेंगे, गेट कैर से ले सकते हैं। तो ये आपके 5 आपके स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? ये आपके आप लिख दोगे, ये कैरेक्टर का एक एरे होता है। इसमें क्या करते हैं, हम कैरेक्टर को स्टोर करते हैं और एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है। और जैसे एरे को आप यूज़ करते हो वैसे ही इसमें यूज़ होगा। आपको लूप चलेगा, गेट एस फंक्शन यूज़ होगा, पुट एस फंक्शन यूज़ होगा। एक पुट एस फंक्शन भी होता है कि आपने यहीं पे स्ट्रिंग को पुट करना है, रखना है, तो आप वहाँ पे पुट एस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइल हैंडलिंग। क्या होता है? फाइल हैंडलिंग क्या होता है कि अभी तक जो भी हमने काम किया, ऊपर जितने प्रोग्राम बनाए, ये सारे क्या थे? आपके रैम में ही रहते थे। इसका डेटा रैम में रहता था और जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, डेटा भी आपका क्या हुआ? साफ हो गया, वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपको एक्चुअल में अपने फाइल को सेव करना होता है तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं? फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके हम फाइल को क्या कर सकते हैं? डेटा को रीड राइट स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यानी जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसका जो डेटा है अब वो आपका परमानेंट हो जाएगा, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट फाइल में। ठीक है। या किसी भी बाइनरी फाइल में। तो इसमें क्या होता है, एक आप फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हैं। आपको लिखना है फाइल पॉइंटर, आगे स्टार लगाना है और उसके बाद एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम होता है एफ ओपन। एफ ओपन, उसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम लिख दोगे, जो भी फाइल का नाम है, और उसका मोड लिख दोगे, किस मोड में उसको खोलना है। रीड राइट अपेंड मोड, 3 मोड होते हैं आपका, रीड राइट और अपेंड मोड होता है। ठीक है। जो भी फाइल लिखा है उसके आगे उसका एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। जनरली txt लिखा जाता है, टेक्स्ट फाइल बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम फाइल में और भी फंक्शन होते हैं, जैसे एंड ऑफ फाइल हो गया, ये FOF है, एंड ऑफ फाइल है। ठीक है। तो जब भी आपको कुछ इसमें लिखना होता है तो आप क्या यूज़ करोगे? scanf यूज़ करोगे, scanf फाइल में लिखने के लिए। और उससे कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप किसका यूज़ करोगे? printf का यूज़ करोगे। ठीक है। तो फाइल के अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे आपका जब भी आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या कर सकते हो? एफ ओपन का फंक्शन लगा सकते हो। उसके साथ अपेंड करना है, आपको
राइट करना है, रीड करना है, इस तरीके से एफ ओपन किसी पर्टिकुलर फाइल को खोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद एफ स्कैन एफ, या अगर आपको स्ट्रिंग डालनी है तो गेट एस, प्रिंट करना है तो प्रिंट है, या कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो पुट एस, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में गेट एस और पुट एस का यूज करेंगे। एफ सीक किसके लिए यूज होता है, आप किसी पर्टिकुलर फाइल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन में अगर जाना चाहते हो तो एफ सीक का यूज कर सकते हो। एफ क्लोज, अच्छा फाइल को एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम फाइल में काम करेंगे तो फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप प्रोग्राम अगर फाइल की हैंडलिंग का बना रहे हैं तो उस केस में एफ क्लोज फंक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो आपकी फाइल क्या हो सकती है, करप्ट हो सकती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में फाइल को क्लोज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, खास करके फाइल हैंडलिंग की जब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज। अब आया कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसका प्रोग्राम अभी मैंने आपको बना के दिखा दिया। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा कि एक्चुअल आर्गुमेंट किस में कॉपी हो जाएंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट में। एक्चुअल आर्गुमेंट कौन से थे, जो आपके मेन फंक्शन से पास हुए वो एक्चुअल आर्गुमेंट थे, और जो दूसरा फंक्शन बनाया था हमने स्वैप वाला, इसके अंदर जो हमने एक्स वाई बनाया था वो फॉर्मल आर्गुमेंट थे। जो यहाँ पे ए भी था मेन फंक्शन में वो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट थे, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल उनकी वैल्यू थी। और जो नीचे वाला फंक्शन जो हमने स्वैप वाला बनाया था उसमें जो हमने इंटीजर एक्स वाई बनाया था वो फॉर्मल आर्गुमेंट थे। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू जो होती है फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट के एड्रेस, क्योंकि हमने एड्रेस पास किया था, ए और बी का एड्रेस पास किया था, तो एक्चुअल आर्गुमेंट के एड्रेस फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होते हैं। दूसरा क्या है, एनी चेंजेस इन फॉर्मल आर्गुमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट टू एक्चुअल आर्गुमेंट। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा कि अगर फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका असर एक्चुअल आर्गुमेंट में नहीं पड़ेगा, एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि एनी चेंजेस इन फॉर्मल आर्गुमेंट रिफ्लेक्टेड इनटू एक्चुअल आर्गुमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू सपोज 10 है और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 10 में मैं 2 ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसी वैल्यू में एक्चुअल में काम हो रहा है, हमने उसका एड्रेस पास किया है, वैल्यू तो उसकी वही है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ में मैं कोई भी चेंज करूंगा तो क्या होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट में वो चेंजेस हो जाएंगे कॉल बाय रेफरेंस में, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो वैल्यू पास हो रही है, एड्रेस पास हो रहा है, इस तरीके से। और एक छोटे प्रोग्राम बना के भी आप दिखा सकते हो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप प्रोग्राम बना के दिखा दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टेबल ऑफ गिवन नंबर, किसी भी टेबल का किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हम वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से बोलेंगे कि कोई भी नंबर डालो, ठीक है। तो मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टेबल के नाम से। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इंटीजर ले लेते हैं। तो मुझे एक नंबर चाहिए जो यूजर डालेगा, उसका टेबल प्रिंट करना है, और एक लूप वेरिएबल चाहिए जो क्या करेगा, टेबल के आगे बढ़ाएगा, यानी 1 2 3 4 जो टेबल में आता है वो करेगा। CLR पुराना आउटपुट हटा देते हैं। अब यूजर से हम क्या करते हैं, मैसेज दे देते हैं यूजर को, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर डालिए। यूजर जो नंबर डालेगा उसका हम टेबल प्रिंट कर देंगे। %d, क्यों, क्योंकि ऊपर हमने क्या यूज किया है, इंटीजर यूज किया है, इसलिए %d आएगा। और नंबर हमने ले लिया, तो नंबर पे के ऊपर अब कभी वैल्यू नहीं डालते, नंबर के एड्रेस में डालते हैं, ठीक है। यहाँ एड्रेस में काम होता है। लूप चला दीजिए, तो हमारा जो टेबल चलता है कहाँ से चलता है, 1 से चलता है, और कहाँ तक चलता है, 10 तक चलता है, और हर बार कितना बढ़ता है, वो 1 बढ़ता है। तो हमने लूप उसी हिसाब से चला दिया कि 1 से चले 10 तक, और कितने का इंक्रीमेंट हो, हर बार 1 का इंक्रीमेंट हो। अब यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ, और अब मैं टेबल का फॉर्मेट बना देता हूँ। टेबल का फॉर्मेट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो नंबर आता है, फिर बीच में x आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर दोबारा नंबर आता है, और फिर इजिकल टू का साइन आता है, और फिर एक और नंबर आता है, ठीक है। तो पहले क्या आता है, वो नंबर जिसका टेबल प्रिंट होता है, फिर बीच में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आता है, तो वो i से मिलेगा, और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। और यहाँ हम लगा देंगे शुरू में /n, या आप लास्ट में भी /n लगा सकते हैं। तो मैं लास्ट में /n लगा देता हूँ ताकि हर बार आउटपुट जो है नई लाइन में आए, ठीक है। अब एंड में आ जाइए आप, और यहाँ पे
लूप हमारा जहाँ ख़त्म हो गया, थोड़ा इंडेंटेशन कर देते हैं इसका ताकि देखने में ठीक लगे और समझ में भी आए। printf की स्पेलिंग गलत हो रखी है तो ठीक कर देते हैं, printf printf, और ये हमारा अब हम लिख देते हैं get.cs ताकि हमारा जो आउटपुट है वो रुक जाए, ठीक है, ऐसा ना हो भाग जाए। अब इसको सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो कोई भी नंबर, सपोज मुझे 13 का पहाड़ा चाहिए तो ये इस तरीके से छप के आता है, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों ने। कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट समझ लीजिए क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़र से इनपुट लेना है, इनपुट अगर लेना है तो आप यूज़र से इनपुट ले लीजिए, लूप चला लीजिए। लूप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लूप कभी पीछे से बंद नहीं करते, कर सकते हैं ऐसा नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ये चलाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 11 में चले गया वो, क्यों चले गया? क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी, इसका कोई महत्व नहीं रहा। और ये लूप क्या होगा, इसी के अंदर चलता रहेगा, इतने एरिया में चलता रहेगा। और लूप कब टूटेगा? जब उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, इसलिए ये वो 11वीं वैल्यू में आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ सेमीकोलन को, तब वो 10 बार चलेगा और 11वीं बार में लूप से बाहर चले जाएगा और 11वीं वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, 10वीं वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। और लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया तो क्या हुआ, नीचे वाला बॉडी का कोई काम महत्व रहा नहीं, क्योंकि हमने उसको वहीं पे टर्मिनेट कर दिया और वो अपने अंदर घूमने के बाद जब फॉल्स हुआ तब वो नीचे आया और उसने नीचे की लाइन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने सारे देख लिए, सारे प्रोग्राम देख लिए। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कब कब आते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, इसमें सारे पेपर देख लेते हैं एक करके, ठीक है। ये आपका 2018 का विंटर का है, तो f-get-c, तो सिंपल सी बात है, get-c एक कैरेक्टर लेने के लिए काम आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर यूनियन कोर्स से हट गए हैं लगभग। get-s फंक्शन मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रिंग लेने के काम आता है। साइज ऑफ ऑपरेटर किस लिए काम आता है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज कैलकुलेट करने में, ये भी आपका वैसे स्ट्रक्चर में यूज होता है। इफ इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, तो ये आपका वैसे तो ट्रू है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो कैपिटल IF है तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। /n/t, न्यू लाइन टैब /टैब, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके टैब के, ठीक है। टैब्स बोल सकते हैं, एरे। अच्छा, इनको छोड़िए, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आते हैं, ठीक है। टोकन फिर से आ गए, टोकन आप देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या क्या होते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो CLI/CR आपके क्लियर स्क्रीन हो सकता है, उसके बाद आपका get-ch, ये सारे होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम आ गया है वोवल, कॉन्सोनेंट और स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें इफ का यूज़ करेंगे और कंपेयर करेंगे कि आपका जो भी वेरिएबल है, अगर वो डबल इक्वल टू है a के, ठीक है, AEIOU वो है, या स्पेस के वेरिएबल, यानी आपने क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है और चेक करना है कि जो भी वेरिएबल डाला है वो क्या बराबर है a के, स्मॉल a के, ठीक है। तो इससे पहले क्या करेंगे, आप टू ऊपर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। टू अपर का यूज़ करने से क्या होगा फायदा, कि आपके अब जैसे वोवल आपको पता है 5 होते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 10 होते हैं, 5 बड़े 5 छोटे, यानी 5 कैपिटल में AEIOU और 5 स्मॉलर में AEIOU। तो बार बार चेक करने से अच्छा क्या है, आप क्या करोगे, उसे टू अपर में कर दोगे, तो उससे क्या होगा, सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो आप यहाँ कैपिटल से कंपेयर करोगे और इनके बीच में और लगेगा, ठीक है। अगर A है और करोगे तो AEIOU, आप वोवल चेक कर लोगे, फिर एल्स में जाओगे, फिर से चेक करोगे कि क्या जो A है वो बराबर है किसके, कॉन्सोनेंट के, ठीक है। तो एल्स में आके तो आप सीधा बोल दोगे ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर एल्स लगा दोगे और उसमें आप बोलोगे कि क्या ये स्पेस है,
तो आप स्पेस बार दबा दोगे और उसको भी सिंगल कैरेक्टर में दे दोगे तो वो स्पेस कैलकुलेट कर लेगा। और अगर ना स्पेस है ना वोवल है तो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपके तीनों बन जाएंगे। पैलिंड्रोम और नॉट, स्ट्रिंग को चेक करना है आपने, पैलिंड्रोम और नॉट है तो उसके लिए क्या करोगे, आप स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे और उसके बाद कंपेयर कर दोगे। तो str rev स्ट्रिंग को रिवर्स कर दीजिए और चेक कर लीजिए, उसको किसी और स्ट्रिंग में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 एरे बना देंगे और 2 एरे बना के एक में तो आपके ओरिजिनल होगा, गेट एस करके एक में वैल्यू ले लेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिवर्स करके उसमें डाल देंगे और दोनों को चेक कर लेंगे कि आपका अगर a और b बराबर है तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे नितिन लिखा है तो इसको आप उल्टा लिखो सुल्टा लिखो दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो वो पैलिंड्रोम होते हैं। 3 मेथड है जिससे हम किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को रिपीट कर सकते हैं। तो 3 मेथड कौन से आपके, फॉर है, वाइल है और डू वाइल है, यानी लूप की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन उन्होंने घुमा रखा है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो गेट एस में क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आएगी, जबकि गेट कैर में क्या होगा, एक एक कैरेक्टर आप एंटर करोगे। FEOF में क्या होगा, एंड ऑफ फाइल में आपको बचा देगा। और F एरर में क्या होगा कि वो चेक करेगा किसी फाइल में कुछ एरर है कि नहीं। सेम है पुट एस, पूरे की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। और पुट कैर में क्या होगा, एक एक कैरेक्टर करके वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। जैसे सपोज नाम है राज, तो पुट एस में क्या होगा, एक बार में पूरा राज प्रिंट कर देगा। और पुट कैर में क्या होगा, पहले R प्रिंट करेगा, फिर A प्रिंट करेगा, फिर J प्रिंट करेगा, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो स्विच केस में ब्रेक अति आवश्यकता होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, एंड क्या है, लॉजिकल आपका एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, अभी बताया था आप लोगों को ऊपर। ठीक है, अच्छा पेयर ऑफ ये वाला आ जाता है तो इसको बोलते हैं इफ देन एल्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर बनता है ये। ठीक है, इसके बाद आपका स्ट्रिंग टर्मिनेटेड विद ये, तो इसे बोलते हैं नल, तो ये एकदम सही है। कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको नल से टर्मिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार आते हैं। लूप्स के बारे में आ जाता है, फॉर लूप, वाइल लूप क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बार बार आते हैं। उसके बाद एडवांटेज, पॉइंटर के एडवांटेज, ये पॉइंटर क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार, आप देख सकते हैं। 2 नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम सबसे आसान है। आज का वैल्यू प्रिंट करना है तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 है या 7 ऐसी कुछ है, तो ये वहाँ पे आपको पता ही रखा है। स्विच स्टेटमेंट का उदाहरण, तो आप स्विच स्टेटमेंट में सबसे अच्छा आसान सा उदाहरण क्या बनाएंगे, आप ओवल वाला क्वेश्चन बना देंगे। AEIOU स्विच केस आप लिख देंगे, केस A, केस E, केस IOU सब लगा देंगे और डिफॉल्ट में लिख देंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक का काम क्या होता है कि जिस बॉडी के अंदर उसको रखा जाता है उस बॉडी को तोड़ के बाहर कर देता है। और कंटिन्यू का काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे बढ़ने में काम आता है। एरे क्या होता है और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये तो आप याद रट ही लीजिए। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार। एरे भी आ रहा है आपका, पॉइंटर भी आ रहा है। रिकर्सन में आएगा तो रिकर्सन में फैक्टोरियल वाला ही क्वेश्चन आता है। रिकर्सन फंक्शन अगर आएगा कि रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, उसमें जनरली फैक्टोरियल का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, ऑपरेटर के बारे में पूछ लेते हैं। गेट कैर, पुट कैर, ये बार बार आ रहा है। 2016 का देख लेते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपका है, एक तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, एक फिबोनाची सीरीज है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो जनरली उन्हीं में से आते हैं। प्राइम नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक फैक्टोरियल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब आप उसको ऊपर फ्लैग वेरिएबल डिफाइन करते हो, फैक्टोरियल वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो उसको 1 डिफाइन करना जरूरी है। नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू उठा लेगा, 0 करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। प्राइम नंबर में फ्लैग वेरिएबल डिफाइन करना जरूरी होता है, इसलिए प्राइम नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल डू वाइल में डिफरेंस, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है। एरे आ रहा है बार बार आपका। ठीक है,
उसके बाद आपका डेटा टाइप वेरिएबल पढ़ लीजिए, ये भी आता है। ऑपरेटर्स आ जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर अभी बताया था मैंने, ये आता है, तो प्राइम नंबर आ गया आपका। कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बता देंगे, तो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से आपके, वाइल, डू वाइल, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये आ जाता है। इवन नंबर 1 से 100 तक प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है। बीच में कंडीशन लगा देनी है कि जो भी वैल्यू है अगर वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस केस में क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है, नहीं तो नहीं करना है, और लूप चला देना है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। सी में कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं ये आप बता देंगे। 3 नंबरों में बड़ा नंबर प्राप्त करने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। टेबल ऑफ गिवन नंबर वो मैंने अभी आपको कराई दिया, ये क्वेश्चन दोबारा आ रखा है, ठीक है। वाइल, डू वाइल में अंतर, और रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन में वही फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसके बाद आ जाते हैं एरे क्या होता है, तो उसके बाद आपका वाइल, डू वाइल में अंतर, ठीक है। वन एरे क्या होता है, एक डायमेंशन एरे के बारे में बता देंगे आप लोग। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कम पूछा जाता है। 3 कंट्रोल स्टेटमेंट, वाइल, डू वाइल और फॉर, ठीक है। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है, आप फैक्टोरियल पढ़ के जाएंगे। फंक्शन के बारे में, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बता देंगे। स्ट्रिंग, डेटा टाइप, रिकर्सन, रिकर्सिव फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, पॉइंटर, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टोरियल, रिकर्सिव फंक्शन, उसके बाद आपका फिबोनाची सीरीज भी पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछते हैं। फिबोनाची कम पूछते हैं, प्राइम फैक्टोरियल और आपका रिवर्स नंबर, और उसके बाद आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो रिवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद आपका रिवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, सम ऑफ सीरीज और सम ऑफ डिजिट, ये एक ही लॉजिक में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कंपाइलर इंटरप्रेटर में पूछ लेते हैं एरे, एरे तो आप पढ़ लीजिएगा, एरे के क्वेश्चन काफी बार आ रहे हैं। 3 नंबरों में बड़ा नंबर, फ्लो चार्ट वाले में इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स समेत। टेबल ऑफ गिवन नंबर, ये तो पढ़ ही लो, बार बार पूछा जा रहा है। किसी भी नंबर का टेबल, तो मैंने प्रोग्राम बता दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस, रिकर्सिव फंक्शन, फैक्टोरियल, ठीक है। फाइल के बारे में एफ स्कैन एफ बता देंगे आप क्या होता है, ये गलत है, फैक्ट्स पता नहीं क्या है, एफ गेट एस है, वो फैक्ट टाइप हो गया ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रिंग और स्कैन एफ नॉर्मल। तो ये आपका स्लैब वाला क्वेश्चन है, आपके मल्टी इफ नेस्टेड इफ लगेंगे, इफ एल्स लेटर लगेगा। इसको करने का तरीका क्या होता है कि जैसे यूनिट अगर आपके शुरू की 100 है तो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे सपोज किसी की 700 यूनिट है, तो 700 यूनिट में ऐसा नहीं होगा कि 700 इंटू 5 रुपये, ठीक है। ये 700 में शुरू में 100 में तो 4 रुपये लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा, 600, तो 600 में 500 में 400, यानी 400 का डिफरेंस आ गया, तो 400 में 450, तो हमने 500 का ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो 500 में से आप बचेगा आपका 200, तो 200 में 5 रुपये के हिसाब से लगेगा, ठीक है। इस तरीके से स्लैब बनाएंगे। अब मेरा एक्सेल वाला अगर वीडियो देखेंगे इससे पहले वाला, तो उसमें आपको ये स्लैब कैसे बनाते हैं वो मिल जाएगा, पूरा कंडीशन मैंने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, लिटरल, इनके बारे में बार बार आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, खास करके जैसे मैंने आपको बताया कि लूप्स क्या होते हैं, कौन 3 टाइप के लूप, वाइल, डू वाइल में डिफरेंस, प्राइम नंबर आपका, फैक्टोरियल, ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एरे क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब हम उन क्वेश्चन को करते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो है आपका
स्वैपिंग टेबल हमने कर लिया है, स्वैपिंग मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद टेबल भी हमने कर लिया है, ठीक है। ऑड इवन आता है तो इवन नंबर कैसे चेक करते हैं वो वाला प्रोग्राम बनाते हैं। हेडर फाइल लगा देंगे तो जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे प्रोग्राम, तो आप अगर stdio.h लगा के छोड़ देते हो, conio.h नहीं लगाते, तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ मैं conio इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं conio से रिलेटेड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, getch और clscr, ठीक है। कहीं पे अगर इंटीजर मेन लिखा है या सिर्फ मेन लिखा है वो भी सही है, हमेशा वाइड मेन नहीं लिखा जाएगा। वाइड इसलिए लिखते हैं कि मेन क्या है, फंक्शन है, और हर फंक्शन अपनी, अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या फंक्शन का रिटर्न टाइप है तो क्या करेगा, वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इंटीजर एंड एक नंबर चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। हमने चेक करना है कि जो नंबर डाला गया है वो इवन है या ऑड है। तो मैं कमेंट में क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक। जैसे इतना छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यूजर के लिए मैसेज दोगे एंटर एनी नंबर और स्कैन एफ, क्या आएगा, परसेंटेज डी आएगा। क्यों, ऊपर हमने क्या यूज़ किया है, इंटीजर यूज़ किया है, और वो नंबर कहाँ चले जाए, एन के एड्रेस में जाके सेव हो जाए, एन के अंदर जाके सेव हो जाए। अब आपने क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है, और जो चेक करना है कि अगर मैं एन को डिवाइड करता हूँ 2 से और उसका रिमाइंडर आता है 0, तो इसका मतलब क्या है, आप लिख दोगे printf enter number is even, else printf number is odd, ठीक है। getch। अब यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इफ के बाद कोई बॉडी नहीं लगाया, ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, ना एल्स के बाद किया है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब इफ या एल्स का यूज़ कर रहे हो और उसके बाद अगर आप बॉडी नहीं लगा रहे हो तो कंपाइलर जो है वो उसके नीचे का जो स्टेटमेंट है उसको उसी का पार्ट समझता है, ठीक है। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो बिना बॉडी के भी काम चल जाएगा आपका। रन करा लेते हैं इसको, कोई भी नंबर डालो, 34 डालो, तो ये 34 इवन है। दोबारा रन कराते हैं, कोई भी नंबर डाल रहा हूँ मैं, सपोज मैंने डाला 33, तो 33 क्या है आपका, ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और ऑल इवन नंबर बिटवीन 0 to 100, 0 से लेके 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उन सबको प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अब आपको नंबर की जरूरत नहीं है, हम डिलीट कर देंगे इसको। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक लूप चाहिए जो 1 से लेकर चलेगा कहाँ तक, 100 तक। तो मैं लूप चला देता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, और कितना बढ़ना है, हर बार 1 बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे अगर ये ऐसा है तो क्या करना है। देखो मुझे ऑड नंबर प्रिंट नहीं करना, इवन नंबर प्रिंट करना है, तो इसको भी हटा देंगे, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे किसको, इवन नंबर को। तो मुझे सीधा नंबर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, परसेंटेज डी लगा दूंगा, स्लैशर आप लगा सकते हैं, और आई को प्रिंट कर दूंगा, और चेक करूंगा कि जो आई है अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, आपका जो आई है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ और वो रिमाइंडर देता है 0, तो इसका मतलब क्या है, आपका वो ऑड नंबर है, एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल F9 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे नंबर प्रिंट हो गए होंगे,
ठीक है, जितने भी ऑड नंबर है एक एक छोड़ के, सही बात है। ठीक है, तो ये 100 तक गया तो दिखा भी नहीं, मैं इसको कम कर देता हूँ देखने के लिए। कंट्रोल F9 करेंगे तो आप देखोगे कि 0 2 4 6 8 10 जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट हो गए। ठीक है, ऑड नंबर के केस में क्या कर देंगे आप, इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। अगर ये बराबर है तो इवन नंबर है, बराबर नहीं है तो ऑड नंबर है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इवन नंबर का क्वेश्चन। इवन नंबर का या इवन की सीरीज आती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है फैक्टोरियल का, जो काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है उसका भी रीजन बताते हैं। ठीक है, तो इसको STDIO पढ़ोगे तो आपको समझे हमेशा याद रहेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टूडियो, कुछ बच्चे स्टूडियो बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं, तो स्टूडियो कुछ नहीं बोलना, आपने बोलना STDIO। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, अब आता है कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो पहले तो समझ लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो वो होगा आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये होगा 5 का फैक्टोरियल। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120, इसका आंसर आएगा 120। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। ठीक है, तो यह मैं ले लेता हूँ लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 32,000 आपको पता है इंटीजर की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 32,786 या 787 ऐसे कुछ होती है। तो उस केस में क्या होगा कि अब मैं 10 का फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल प्रिंट करूँगा तो उस केस में क्या होगा, वो लिमिट से बाहर चले जाएगा। हमें क्या चाहिए, एक तो नंबर चाहिए, एक लूप चाहिए। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं नंबर क्या हो रहा है, घटने में या बढ़ने में आ रहा है, तो लूप चाहिए। और एक फैक्टोरियल वेरिएबल चाहिए जिसे सेट करता हूँ मैं 1, जो फैक्टोरियल की वैल्यू होल्ड करेगा। CLR SCR पुराना आउटपुट हटा देंगे, जो भी स्क्रीन में होगा CL SCR साफ कर देगा। अब मैसेज दे दो, यूजर के लिए मैसेज जनरेट कर दीजिए, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर डालिए। ठीक है, नंबर ले लीजिए यूजर से, इंटीजर है तो क्या आएगा, %d m% ऑफ n में नंबर आ गया हमारे पास। अब मैंने लूप चलाना है कहाँ से कहाँ तक, i = 1। ये लूप हमेशा 1 से चलेगा, इसका ध्यान रखना है आपने। i ≤ n और i++। ठीक है, आप चाहे तो इस लूप को उल्टा भी चला सकते हैं, उल्टा चलाओ या उल्टा चलाओ। मैं 4 × 5 करूँ, 5 × 4 करूँ, आंसर एक ही आना है। यहाँ कुछ नहीं लिखना, आपने बोलना है f = f*i, यानी कि i की जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या करें, f की पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 1 × 1, फिर 1 × 2 होगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है कि f की वैल्यू कितनी है, 1 है, i की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हो गया आपका 1 × 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि f की वैल्यू तो 1 ही है, 1 × 1 आया, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, वो लूप से 2 आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब 1 × 2 हो गया। ठीक है, इस पे समझ लेते हैं कि क्या है, ये f की वैल्यू है, ये i की वैल्यू है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और ये किस में स्टोर हो रहा है, f = यानी f में जाके स्टोर हो जा रहा है, वो यही हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, लूप फिर चला तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारे पास क्या बनेगा, f = f की वैल्यू कितनी है, 2 है, और i की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आ जाएगा 6। फिर लूप चला तो f की वैल्यू कितनी हो गई,
एफ की वैल्यू कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई तो लूप में चल रहा है तो 4 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 4 जो होता है 24, ठीक है। अब हमारे पास f की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई है। नई वैल्यू कितनी हो गई है, 24 हो गई है। और i की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। i इज इक्वल टू 5। तो f की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू कितनी है, 24 है, और i की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो कितना हुआ, ये 120 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो f की वैल्यू है उसमें फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे मैंने f इजिकल टू 1 सेट किया है। ये क्वेश्चन इसीलिए आता है बिकॉज ऑफ दिस f इजिकल टू 1, इसके कारण ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर सबसे पहले यही चेक करेगा कि आपने f को 1 सेट किया है या नहीं किया है। अगर इसको आपने f को 0 सेट कर दिया, f को मैंने 0 सेट कर दिया, तो आपको पता है एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय विद 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से तो सारा 0 हो जाएगा, यानी आप कुछ भी कर लो आपका आंसर कुछ नहीं आने वाला। और अगर आपने इसको कुछ अलॉट नहीं किया, कुछ भी नहीं सेट किया, तो क्या होगा, ये जो f के लिए मेमोरी ब्लॉक बना था, मेमोरी का 2 बाइट बना था, 2 बाइट कहाँ से बना था, लॉन्ग इंट से बना था। तो इसके लिए जो मेमोरी का ब्लॉक बना होगा वो ऐसा तो नहीं होगा एकदम नई मेमोरी, एकदम खाली मेमोरी होगी, रैम से ही निकला होगा, तो वो पहले भी यूज हुआ होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है। तो गार्बेज वैल्यू को कलेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, 1 सेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको 1 सेट नहीं करोगे तो क्या हुआ, गार्बेज वैल्यू ले लेगा और आपका आंसर कुछ का कुछ आएगा, ठीक है। उसको देख लेते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो जो बता रहा हूं मैं वो देख लेते हैं पहले कि क्या है। बाहर आके आप करोगे कि प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज d। अच्छा, क्योंकि ये लॉन्ग इंट है तो यहाँ आप क्या यूज करोगे, LD यूज करोगे। ऊपर भी क्या आएगा, यहाँ पे LD आएगा, क्योंकि हमने लॉन्ग इंट लिया है तो LD आएगा। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं बोल रहा हूँ परसेंट फैक्टोरियल नंबर कौन सा, ये है, और फैक्टोरियल किसके अंदर है, F के अंदर है, ठीक है। अच्छा, गेट CS लगा देते हैं, नहीं तो आउटपुट आके चले जाएगा, हम देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 5, तो 120 आ गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। किसी और नंबर का देख लेते हैं, 32 माइनस में आ गया क्योंकि वो लॉन्ग इंटीजर की जो लिमिट थी वो भी क्रॉस हो गई, तो कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब जो बात मैं बता रहा था वो बात को देखते हैं। पहले तो मैं इसको 0 सेट करके देखता हूँ। तो अब आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ले लो, वो 0 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई विद 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं इसको चलो 0 नहीं देता हूँ तो क्या होता है, तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 25 होता है, लेकिन क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप दोबारा रन करोगे तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए आता है बिकॉज ऑफ ओनली दिस कि f इजिकल टू 1 आपने करना है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपने क्या करना है, लूप चलाना है 1 से लेकर उस नंबर तक जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, और एक लाइन लिखनी है f इजिकल टू f स्टार आई, ठीक है। f इजिकल टू f स्टार आई, यानी f इजिकल टू f इंटू आई, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज कि आपने f को 1 सेट नहीं किया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहीं पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन आता है। वो बस देखना चाहते हैं कि आपकी अवेयरनेस कितनी है प्रोग्राम के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, वो देख लेते हैं। वो पूछते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन उसमें भी वही है, लॉजिक है आपका। तो मुझे प्राइम नंबर पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो नंबर चाहिए, एक लूप चाहिए, और एक फ्लैग वेरिएबल चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल नहीं है, फ्लैग वेरिएबल है। अब फ्लैग वेरिएबल का यूज़ क्या होगा समझ लेते हैं।
अभी समझेंगे। पहले पुराना आउटपुट साफ कर देते हैं और यूजर को मैसेज देते हैं कि एंटर एनी नंबर टू चेक करने के लिए कोई भी एक नंबर डालो। तो इंटीजर है तो परसेंटेज डी और कहाँ चला जाएगा, एन में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लूप चला देते हैं। तो जो प्राइम नंबर का लॉजिक है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम ढूंढने जाएं तो सपोज कोई नंबर है 2000 और हम ढूंढ रहे हैं कि उसके कितने फैक्टर है, तो हमें देखने से पता चल रहा है वो नॉन प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कि उसके फैक्टर काउंट कर रहे हैं कि इसका फैक्टर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 10 आया। तो इससे अच्छा हम क्या करें, हम ये मान के चले कि दुनिया के सारे नंबर क्या है आपके प्राइम नंबर है, बस हम चेक कर लेते हैं कि उसका कोई तीसरा फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, जो नंबर दे रखा है ये प्राइम नंबर ही है, बस हम चेक कर लेते हैं क्या इसका तीसरा फैक्टर है। अगर किसी नंबर का तीसरा फैक्टर निकल जाता है तो वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही आपका प्राइम नंबर का होता है लेकिन इसमें चेक क्या करते हैं, हम नॉन प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो हमने क्या करना है कि लूप को चलाना है 2 से। 2 से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हम उसका एक फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, और एक कम चला रहे हैं n से, यानी हम 1 और n को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के या किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। और मैं बोल रहा हूँ हर बार कितना चले, लूप आपका 1 बढ़े। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि अगर जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो i से, यानी जो नंबर ऊपर से आ रहा है, मैं नंबर को क्या कर रहा हूँ अब 2 से लेकर n-1 तक एक एक करके डिवाइड कर रहा हूँ, और वो 0 आ जाता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर आपका क्या है, नॉन प्राइम है। तो आप फ्लैग की वैल्यू 0 कर दोगे और लूप को वहीं तोड़ दोगे। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, बताया था मैंने कि जिस बॉडी के अंदर ये होता है उस बॉडी को क्या करता है, वहीं पे खत्म कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये लूप बॉडी के अंदर है तो लूप बॉडी को भी खत्म कर देगा, लूप बॉडी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कौन सा ब्रैकेट कहाँ है, कौन सा ब्रैकेट कहाँ नहीं है। ठीक है, तो इफ यहाँ बंद हुआ, अभी हमारा फॉर बंद होना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप को बंद कर देते हैं थोड़ा अंदर ला के, ताकि आसानी से समझ में आए इसकी बॉडी क्या है। अब मैं बाहर आके चेक कर रहा हूँ कि जो फ्लैग की वैल्यू थी, बाहर आके आप चेक करोगे कि जो फ्लैग था, फ्लैग वेरिएबल था, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 रहती है थ्रू आउट द लूप, यानी इसका तीसरा फैक्टर नहीं मिला हमें, तो इसका मतलब क्या है, नंबर क्या है आपका, प्राइम है। ठीक है, पूरा लूप चल गया, एक एक नंबर से हमने डिवाइड करके देख लिया और उसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिला। 2 फैक्टर कौन से हमने यहाँ पे चुन रखे, पहले ही हमने 2 फैक्टर निकाल दिए इस लूप से, 1 और नंबर निकाल दिया, और उसके बाद हम बाहर आके चेक कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर जो है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, फ्लैग जो था ऊपर 1 लिखा था हमने और वो 1 ही रहता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका नॉन प्राइम है, प्राइम है। लेकिन अगर उसका तीसरा फैक्टर मिल गया है एंड फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई है, तो आप लिख दोगे नंबर इज नॉन प्राइम। ठीक है, गेट सी एच लगा देंगे और इसके बाद आप इसको बंद कर दोगे। ठीक है, देखो प्रोग्राम ये इसलिए आता है क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला तो क्या है कि प्रोग्राम का जो लॉजिक है, प्रोग्राम बोलता है कि नंबर फाइंड करो प्राइम नंबर, लेकिन हम फाइंड किसको करते हैं, नॉन प्राइम नंबर को फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियर रखना है कि प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नहीं बोलोगे आप कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर सारे नंबरों के होते हैं, हर नंबर का 2 फैक्टर होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो हम मान के क्या चल रहे हैं, दुनिया में हर नंबर के 2 फैक्टर हैं। तो हम बोल रहे हैं कि चलो
हर नंबर के 2 फैक्टर तो हमें पता है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या उसका तीसरा फैक्टर तो नहीं है। यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, उसका तीसरा फैक्टर चेक कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, 1 और नंबर को छोड़ दिया और उसके बाद क्या हुआ, उसका तीसरा फैक्टर मैंने चेक करना शुरू कर दिया, एक एक करके डिवाइड करके। जैसे उसका तीसरा फैक्टर निकलता है, चौथा पांचवा काउंट करके फायदा नहीं है। तो जैसे तीसरा फैक्टर निकला हमने ब्रेक किया और लूप को वहीं खत्म कर दिया और बाहर आके चेक किया कि अगर f की वैल्यू 1 रह रही है, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो ऊपर वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू जो थी अगर यही वैल्यू रह रही है तो इसका मतलब क्या है, नंबर प्राइम है, उसके केवल 2 ही फैक्टर है। लेकिन अगर f की वैल्यू 1 नहीं रह रही है, चेंज हो गई, इसका मतलब क्या है, नंबर आपका नॉन प्राइम। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई भी नंबर डाल लेते हैं। सपोज मैंने डाला 23, तो नंबर क्या है आपका, प्राइम है। 23 जो है वो 1 और खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर डाल देते हैं। मैंने सपोज डाला 1000, तो नंबर क्या है, नॉन प्राइम है। ठीक है, 1000 में क्या होगा कि जैसे पहली बार वो डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पे आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो ये आपका प्राइम वाला क्वेश्चन है जो बार बार आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने प्राइम नंबर है सबको प्रिंट करो। तो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लूप और चला देना है। तो मैं एक और लूप वेरिएबल ले लेता हूँ, आई की जगह जे ले लेता है, और अब आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो इनको हटा देंगे, कमेंट कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे इसके ऊपर, और कितने से 1 से लेकर 100 तक है, तो 5 i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 100 और j प्लस प्लस। ठीक है, f इज इक्वल टू 1, फ्लैग की वैल्यू हमें रीसेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। और अब हम बोलेंगे कि जो लूप चले वो i से चले j तक। ठीक है, 2 से चले j तक। ठीक है, और ये लूप कहाँ बंद होगा आपका, ये वाला लूप यहाँ पे बंद होगा। तो उस केस में आपने करना क्या, अगर f की वैल्यू 1 होती है तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हटा देते हैं। यहाँ हम सीधा लिख देंगे प्रिंट f %d, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, या थोड़ा स्पेस देके कॉमा लगा देते हैं। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ इसको प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो। ठीक है, देखो नंबर हमारे पास ऊपर से आ रहा है जे की फॉर्म में। यहाँ जो लूप चल रहा है वो किस पे चल रहा है, जो हम n यूज कर रहे थे वो आप n को रिप्लेस कर देंगे आप j से, और आपके सारे नंबर चेक हो जाएंगे। एक एक करके j की वैल्यू पहले 1 आएगी, तो 1 आएगी तो ये लूप के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, सीधा f की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 होगा तो 2 एक बार लूप चलेगा और वो 2 से खुद से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे आपके प्राइम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका j आएगा। सारे प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर सारे आ गए। ठीक है, तो हमने किया क्या, अब यहाँ पे n की जगह हम j की वैल्यू ले रहे हैं और 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, फ्लैग 1 ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो आपके सारे नंबर प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बार f की वैल्यू 0 सेट हो गई तो फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो बार बार f को 1 करना जरूरी है। ऊपर जो हम लिख रहे थे f1, वो f इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोग्राम एक बार चल रहा था तो ऊपर लिख के काम चल जा रहा था, लेकिन बार बार हमने नंबर दोबारा चेंज हो रहा है, पूरा ये जो सेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोबारा चल रहा है, इसलिए हमें फ्लैग की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर से नंबर आते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस कंडीशन में फिट होता रहेगा। बाहर आके हम चेक करते रहेंगे कि क्या f की वैल्यू 0 हुई है, अगर नहीं हुई है तो वो नंबर को प्रिंट कर दे, और अगर हो गई है तो उस केस में वो नंबर को प्रिंट नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था वो आ रहा था फिबोनाची सीरीज। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। इवन की सीरीज प्रिंट करना है, ऑड की सीरीज प्रिंट करना है, तो उसी में एक क्वेश्चन आता है आपका फिबोनाची सीरीज। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। फिबोनाची सीरीज होता क्या है समझ लो। 1 2, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, ठीक है, फिर 5 3 8। इस तरीके की सीरीज जो बनती है ये फिबोनाची सीरीज बनती है। ठीक है, यानी कि पहला नंबर मैं मान लेता हूँ कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर आपका बी है, तो तीसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, ये नंबर होगा, ये होगा a + b। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये नंबर क्या है आपका c है। तो c = a + b। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि b को a बना देंगे, यानी जो b है उसको मैं बोलूँगा कि जो हमारा b है वो a बन जाए और जो c है वो b बन जाए, यानी जो b है ये a बन जाए और जो c है ये b बन जाए। तो फिर आप 2 + 3 ऐड हो जाएगा। फिर इस तरीके से फिर आगे बढ़ते रहेंगे और हम b को a बना देंगे और c को b बना देंगे। इस तरीके से चलते रहेंगे तो आपकी फिबोनाची सीरीज बन जाएगी। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। तो बनाते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट करो n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए या फर्स्ट 10 टर्म और इस तरीके से, और आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ, इस तरीके से आएगा n टर्म या उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल पक्का आएगा। तो एग्जाम्पल पक्का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने इसमें पहले 2 टर्म को सेट करना होता है। ए और बी को मुझे सेट करना होगा, क्योंकि अगर यूज़र से हम लेंगे या कैसे होगा बिना सेट किए या बिना सीरीज का बताए कि सीरीज कैसे चलेगी, तो वो सीरीज फिर बन नहीं पाएगी। यानी आपको बोला कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर दो, तो आप बोलोगे शुरू के 2 टर्म बता दो, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ जहाँ तक करना है वहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बोल दिया, ये आपका हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई CLR/SCR। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यूज़र से बोलेंगे कि जो n है, नंबर ऑफ टर्म है, तो वो डालो। कितने टर्म्स तक चाहिए आपको, 10 टर्म तक चाहिए, 20 टर्म तक चाहिए, जो भी चाहिए आप हमें बता दो, हम उस हिसाब से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो भी यूज़र डालेगा। अब आपने करना क्या है, आपने प्रिंट कर देना है %d और कॉमा %d को, यानी जो a और b की वैल्यू है उसको आपने प्रिंट कर देना है। शुरू के 2 टर्म पहले प्रिंट कर देने हैं। अब अपने लूप चलाना है, तो क्योंकि हम 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट कर चुके, तो लूप कहाँ से चलाएंगे, 3 से चलाएंगे। ठीक है, आप अगर 1 से चलाओगे और यूज़र ने नंबर ऑफ टर्म 10 दिए हैं तो 12 प्रिंट होंगे, यूज़र बोलेगा प्रोग्राम गलत है। तो आपने लूप वहीं से चलाना है, 3 से चलाना है, क्योंकि 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। कहाँ तक चले, n तक चले, और हर बार कितना बढ़े, 1 बढ़े। तो आपने बोलना है कि a और b प्रिंट हो चुका है हमारा, c = a + b। c को भी हम प्रिंट कर देते हैं साथ साथ, printf। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ ताकि c के आगे भी कॉमा आ जाए। c को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और इस c के पास भी कॉमा लगा देते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि जो b है उसे a बनाना है, यानी कि अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि जो b है उसे a बनाना है और जो है c है उसे b बनाना है। तो मैं a के अंदर डाल दूंगा b की वैल्यू और c के अंदर b के अंदर डाल दूंगा c की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाएगा। यानी कि अब a के अंदर तो आ गया b की वैल्यू यानी 1 आ गया, और b के अंदर आ गया c की वैल्यू यानी कि 2 आ गया। ठीक है, 2 कहाँ से आया, यहाँ आप देखो, तो a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और b की वैल्यू भी 1 थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, c = a + b, 2 आ गया, c की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं बोलता हूँ कि a के अंदर b की वैल्यू डाल दो, यानी 1 डाल दो। ठीक है, और b के अंदर c की वैल्यू डाल दो, यानी 2 डाल दो। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि c में हमेशा
इधर से इधर की तरफ वैल्यू जाती है, ठीक है। लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होता है, लेफ्ट टू राइट नहीं होता। बी से सी में नहीं जाएगा, सी से बी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे गेट सी एच और आपका प्रोग्राम यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म मैं बोल रहा हूँ कि 5 टर्म चाहिए मुझे, तो ये 5 टर्म आपके आ गए। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 2 3 5 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म बढ़ा भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ 12 दे दो, तो आप देख सकते हैं 12 टर्म आ गए, ठीक है। इनको जोड़ के देख लेंगे तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज आराम से बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फिबोनाची सीरीज बन गया। चलिए इसमें अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, ये एक ही लॉजिक है और एक लॉजिक है और इसमें आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। पहले लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक क्या है। तो हम बोलते हैं इसको सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट में क्या है कि सपोज मेरे पास 1 2 3 है, आपको उसका आउटपुट कैसे चाहिए 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो मुझे इस तरीके का क्वेश्चन चाहिए, सम ऑफ डिजिट का चाहिए, ठीक है। अब सेम लॉजिक है, ये एक लॉजिक आप समझ जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आराम से। तो सम ऑफ डिजिट के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, जाहिर सी बात है यूजर कोई नंबर डालेगा, ठीक है। फिर हमें एक रिमाइंडर चाहिए और एक सम चाहिए, जिसको हम 0 साइन कर देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू ना ले वो, ठीक है। अच्छा CLR SCR, फिर हम यूज़र को मैसेज दे देते हैं, यूज़र के लिए मैसेज जनरेट कर देते हैं। कोई भी नंबर डालिए, यूज़र ने नंबर डाल दिया, स्कैन के थ्रू हमने उससे और नंबर ले लिया और उसको स्टोर कर दिया n के अंदर। हमारे पास नंबर आ गया है। तो अब क्या करते हैं, हम लूप चलाते हैं, वाइल कब तक चले, जब तक नंबर बढ़ा रहे, 0 से। जैसे वो 0 या 0 से छोटा हो जाए, लूप आपका ख़त्म हो जाए। ये इनफाइनाइट लूप जाता है। इस लूप में अगर आपने कुछ गड़बड़ किया इस प्रोग्राम में तो वो रुकेगा नहीं फिर, ठीक है। पुष्पा बन जाएगा, झुकेगा नहीं साला। तो ये प्रोग्राम रुकेगा नहीं साला, रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। अब किसी भी नंबर को तोड़ने का तरीका क्या है कि n = n डिवाइड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को तोड़ने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि s = अच्छा उसको मैं स्टोर कर देता हूँ r में, s + r, और फिर n = n / 10। अब ये लॉजिक है क्या, समझो। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस नंबर का रिमाइंडर निकाला, यानी 10 को डिवाइड कर दिया। तो जब हमने 10 को डिवाइड किया तो कितना आया, 10 12 जा 120, रिमाइंडर कितना बचा 3, ठीक है। यही हुआ, 10 12 जा 120 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, आपका मॉडुलस ऑपरेटर लगा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी r की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसको s में ऐड कर दो, s = s + r। तो s की वैल्यू कितनी सेट की थी, ऊपर हमने 0 की थी, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो s की नई वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि जो n है वो कितना हो जाए, n / 10 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 12.3 हो जाएगा। और क्योंकि ऊपर हमने इसका डेटा टाइप क्या सेट किया है, इंटीजर सेट किया है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। तो इंटीजर होने के बाद कारण ये कितना रह जाएगा, सिर्फ 12 रह जाएगा। यानी n की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। ये कब हुआ, जब लूप एक बार चला। अब यहाँ दोबारा आ जाते हैं। अब हमारे पास नंबर कितना है, 12, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, 10 से, ठीक है। तो 12 और 1, 10 1 जा 10, तो कितना है आंसर, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, जो कि होगी r की वैल्यू, r = 2 हो गया, ठीक है।
अच्छा s कितना था हमारे पास, s इजिकल टू एस प्लस आर है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी लाइन की, ये वाली लाइन की, s इजिकल टू एस प्लस आर है, तो वही चीज़ यहाँ भी चलेगी। तो s की पुरानी वैल्यू कितनी हो गई थी 3, ये 3 कहाँ से आई, ये देखो यहाँ से आया, s इजिकल टू 3, तो पुरानी वैल्यू कितनी थी 3, और r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में n इजिकल टू n डिवाइड बाई 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 है ना, कहाँ से आया 12, यहाँ से आया, देखो n की वैल्यू कितनी थी 12 थी, 12 को मैं अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचता है 1.2 बचता है, और क्योंकि वो इंटीजर है तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये लूप चलेगा, क्योंकि 1 क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, तो लूप चलेगा। तो आप क्या होगा 1 डिवाइड होगा 10 से, और क्योंकि इंटीजर है तो ये डेसिमल लगाने नहीं देगा, तो आंसर क्या दे देगा 1 दे देगा, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज यही होते हैं कि 1 कैसे आ गया, ये तो 0.1 होना चाहिए था और 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर है तो वो उसमें डेसिमल लगाने देगा ही नहीं, जैसा है वैसा दे देगा, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर अगर होगा तो वो वैसा ही आपको वापस मिल जाएगा। s इजिकल टू s की पुरानी वैल्यू कितनी थी 5 थी, कहाँ से आया, यहाँ से आया, और r की नई वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, जो हमारा आउटपुट था 1 + 2 + 3 कितना आ रहा था 6 आ रहा था। अच्छा अब n जो है वो कितना हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा आपका 0.1 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिमाइंडर के केस में वो डेसिमल लगाने नहीं देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, और डेसिमल लग जाएगा तो हट भी जाएगा और सिर्फ 0 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर 0 आ गया, और 0 जो है वो खुद से बड़ा नहीं होता, इसलिए आपका जो लूप है, ये वाला लूप, यहाँ पे 0 जो है वो खुद से बड़ा नहीं होता, तो ये लूप आपका टूट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जो हमारा वैल्यू था वो s के अंदर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, आप उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। तो ये एक लॉजिक है, यही लॉजिक आपका सारे क्वेश्चन में लगेगा। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम देख लेंगे। तो बाहर आके आपने कुछ नहीं करना, आपने बोला है कि PRINT प्रिंट f सम ऑफ DIGIT परसेंटेज d सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू परसेंटेज d। अगर आपको नंबर ही प्रिंट करना है तो उस केस में फिर आपको नंबर को अलग से कॉपी करना पड़ेगा दूसरे नंबर में। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे get ch और प्रोग्राम आपका सेव कर देंगे। तो अब हमारा प्रोग्राम बन गया, इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला 1 2 3 4, सम ऑफ डिजिट आ गया आपका 10। ठीक है, कितना 1 + 2 3 3 3 6 6 6 + 4 10। ठीक है, कोई भी नंबर डाल दीजिए, उसका सम ऑफ डिजिट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सम ऑफ डिजिट का। अब सम ऑफ डिजिट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है पहले समझ लो। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एग्जाम में जब भी आएगा वो आपको एग्जांपल देंगे, जैसे कि कोई नंबर है 153, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि अगर मैं 1 का क्यूब करूं, यानी 1 × 1 करूं प्लस 3 × 3 करूं और प्लस 5 × 5 ये करूं, तो इसका जो सम आएगा वो आपका 153 आएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 3 9 3 9 27, और ये कितना होगा 125। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए आप, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आपका 153 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं इन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपने बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है हमारे पास लास्ट डिजिट वो किस में आ रहा है, R में आ रहा है,
तो आपको r का क्यूब कर देना है, ठीक है। और उससे पहले एक काम और करना है कि जब भी आप आर्मस्ट्रांग नंबर सर्च करोगे तो उसमें क्या करोगे, आप यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लोगे, कोई भी ले लीजिए, b ले लीजिए, a ले लीजिए, और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो नंबर है उस ओरिजिनल नंबर है उसकी कॉपी कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 0 हो जाता है। आपने देखा है यहाँ पे 0 होता है तभी लूप टूटता है। तो हम a में उसकी कॉपी कर लेते हैं और बाहर आके हम चेक करेंगे कि अगर जो a है वो बराबर है किसके, s के, सम और a बराबर है, तो उस केस में क्या है, ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। एल्स PRINT प्रिंट एफ एल्स प्रिंट एफ ऑर्डिनरी नंबर है, नहीं तो साधारण नंबर है, कोई आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, तो 153 ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर कोई और नंबर डालता हूँ तो ऑर्डिनरी नंबर है। आर्मस्ट्रांग नंबर इसके अलावा और भी होते हैं, तो आपके आर्मस्ट्रांग नंबर और कौन सा होता है, 370 आर्टिकल 370, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। उसके बाद आपका जो 371 है, क्योंकि उसमें भी नंबर चेंज तो हुआ नहीं, 1 आ गया, तो ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है। और 407, तो कुछ गिने चुने नंबर है जो आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ गिने चुने नंबर है जो आपके आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसके अलावा कोई और नंबर डालोगे तो वो नॉन आर्मस्ट्रांग नंबर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आर्मस्ट्रांग नंबर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, वैसे तो कम ही आया है लेकिन आ सकता है। अब इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो आता है रिवर्स ऑफ नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर को रिवर्स करना, उल्टा कर देना, यानी वो आपने डाला 1 2 3 और आंसर आना चाहिए 3 2 1, ठीक है। तो रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में देख लेते हैं। तो रिवर्स में क्या होता है कि आपने करना है s = s स्टार 10 + r, बस इतना कर देना है और आपका नंबर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं क्योंकि अभी फिर हमें जरूरत पड़ेगी इन सब की, तो मैं हटा देता हूँ। तो आप लिख देंगे रिवर्स ऑफ नंबर = %d, और रिवर्स नंबर किसके अंदर है, s के अंदर ही है। तो कोई भी नंबर आप लिख दीजिए, वो नंबर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा। अब हो कैसे रहा है उसको समझ लीजिए, ठीक है। लॉजिक वही है कि मैंने डाला 1 2 3, नंबर क्या है आपका 1 2 3 है, तो r कितना होगा, r हो जाएगा आपका 3। अब ये 3 कहाँ से आया तो मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आपको पता ही है, ठीक है। पीछे देख सकते हैं आप, s = s स्टार 10। अच्छा, s की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, प्लस r, यही है ना लॉजिक। तो मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। s की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस r कितना है, 3, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इंटू 10, 0 × 10 करो, कुछ भी करो, वो आपका 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, n = n कितना हो जाएगा, 1 2 3 है तो 12 ही बचेगा। 12 कैसे बचेगा, वो पीछे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो में देख लीजिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। रिमाइंडर निकल रहा है तो 2 बचेगा रिमाइंडर। अब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10 + 2, कितना हो गया ये, 42, ठीक है। 3 10 30 + 2 32 हो गया। और n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 कैसे हो गई, 1.2 होगा, और 1.2 से बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो n की वैल्यू हमारे पास अब क्या बच गई, 1 बच गई। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 1 होगी क्योंकि इंटीजर डिवाइड करने नहीं देगा। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 × 10 + 1,
तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 करोगे 320 प्लस 1321 हो जाएगा। और आप देखोगे 1 2 3 जो है वो उल्टा हो गया। तो इसी टाइप से ये प्रोग्राम चलेगा आपका रिवर्स वाला। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको याद रखना है एस इजिकल टू एस स्टार 10 प्लस आर। ये कहाँ से आया वो ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं उसमें। ठीक है, बस आपने क्या करना है, जो भी सम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से और आर के साथ उसको जोड़ देना है। और रिवर्स क्वेश्चन के साथ ही एक और क्वेश्चन बन जाता है इसमें। चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं 1 to 1, उल्टा करो सो उल्टा करो 1 1 1। ठीक है, 1 1 7 2 2 1, इस तरह के जो नंबर होते हैं ये सारे पैलिंड्रोम नंबर कहलाते हैं। यानी ये उल्टा करो तब भी वही नंबर, उल्टा करो तब भी वही नंबर। तो इसमें आप a इजिकल टू n खोल दोगे और बाहर आके चेक करोगे कि अगर a और s बराबर है तो ये क्या है आपका पैलिंड्रोम है, और नहीं है तो नॉन पैलिंड्रोम है। ठीक है, यानी उसको उल्टा करके हम मिला लेंगे तो वही नंबर आ रहा है, तो आप लिख दोगे पैलिंड्रोम इट्स अ नंबर। और अगर उल्टा करके नहीं मिल रहा है तो आप बोलोगे ऑर्डिनरी नंबर। ठीक है, तो रन कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 1 2 2 1, ये पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दोबारा रन करो, नॉन पैलिंड्रोम नंबर है। अच्छा, ये भी पैलिंड्रोम नंबर है, सारे पैलिंड्रोम नंबर है इसके लिए। तो ठीक है, तो हमने बोला कि 1 2 2 1 ये तो आपका पैलिंड्रोम नंबर हो गया। लेकिन अगर हम कोई ऑर्डिनरी नंबर डालते हैं 1 2 3 तो ये ऑर्डिनरी नंबर है। इसके अलावा अगर मैं लिखूँ 1 1 1 तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, उल्टा करो उल्टा करो वही आएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि 4 3 2 1 तो ये ऑर्डिनरी नंबर है। ठीक है, तो सेम लॉजिक में आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आपका पैलिंड्रोम नंबर आ जाता है, रिवर्स वाला नंबर आ जाता है, और सम ऑफ डिजिट और आर्मस्ट्रांग नंबर कम ही देखे गए हैं लेकिन वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक बार 2022 का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। 2022 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी फादर ऑफ सी लैंग्वेज पूछा गया है। ठीक है, कितने कीवर्ड होते हैं, तो 32 कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, सेकंड को पेज क्या था। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आइडेंटिफायर जो होते हैं किससे स्टार्ट नहीं होते, तो आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होते। कैनएफ का काम क्या है, तो इनपुट अ सेट ऑफ वैल्यू को इनपुट लेना। फंक्शन क्या है, मैनी और मे नॉट नीड इनपुट डेटा, मे नॉट, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें डेटा इनपुट हो, जरूरी नहीं है उसकी कोई रिटर्न वैल्यू हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, वाइड फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो उसे वाइड फंक्शन बोलते हैं। एल्गोरिथम जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो गलत है, एल्गोरिथम पिक्टोरियल नहीं होता, फ्लो चार्ट पिक्टोरियल होता है। सी इज अ प्रोसीजरल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बिल्कुल सही है, सी आपका प्रोसीजरल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो भी सही है, एरे और स्ट्रक्चर दोनों ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर ही सी लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है और मशीन लेवल को वापस सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, सी के प्रोग्रामिंग के फीचर लिख देंगे, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छी इसकी लाइब्रेरी है, इस तरीके से आप लिख देंगे। व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो आप लिख दोगे उसमें कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। तो सिस्टम डिफाइंड में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, यूजर डिफाइंड में आपका स्ट्रक्चर, एरे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। 2 नंबर को सम करना है, सबसे आसान है। ठीक है, आप लिखोगे स्टार्ट, उसके बाद लिखोगे रीड ए, रीड बी, फिर लिखोगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद प्रिंट ए, प्रिंट सी, और उसके बाद स्टॉप कर दोगे। टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट बदलने के लिए क्या करेंगे आप, तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करोगे आप,
जो भी वैल्यू आएगी उसको 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 तरीके से डिवाइड कर दोगे और वो फ़ारेनहाइट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, हमारा टॉपिक नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद आता है हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर का देख लेते हैं। ये भी आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी है 9 के लिए। ठीक है, तो सी में जितने भी हेडर फाइल होते हैं डॉट एक्सटेंशन होता है, सिंपल सी बात है, होता है, बिना उसके आपका वो हेडर फाइल ही नहीं कहलाएगा। तो ये ट्रू होगा। एंड हैज डिफाइंड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन मैक्रो इन सी लैंग्वेज। तो हाँ, ये ट्रू है, डिफाइन करके हम मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर हेडर फाइल में हम कुछ वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू आप 3.14 सेट कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, scanf इज अ आउटपुट फंक्शन इन सी, तो ये गलत है, scanf इनपुट फंक्शन है। डबल इक्वल टू इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये गलत है, ये आपका अरिथमेटिक नहीं है बल्कि क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। एरे इज द डेटा टाइप, तो सही है, वो डेटा टाइप है, डिराइव डेटा टाइप है लेकिन डेटा टाइप है। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपका कैपिटल और स्मॉल में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। कमेंट यूज इन सी लैंग्वेज आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, बिल्कुल, जो हम कमेंट लिखते हैं डबल स्लैश करके या स्लैश स्टार और स्टार स्लैश करके, वो आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते। कमेंट इसलिए होते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, द लूप इन डू वाइल स्ट्रक्चर इज एग्जीक्यूटेड ऑलवेज एटलीस्ट वंस। हाँ, डू वाइल इसलिए होता है, एक बार उसमें लूप एग्जीक्यूट होता ही होता है। स्ट्रक्चर इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, तो ये ट्रू है। स्ट्रक्चर में होमोजीनियस यानी एक ही तरीके के डेटा टाइप नहीं आता, अलग अलग टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एरे में होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के डेटा में स्टोर कर सकते हैं, एरे में आपका होमोजीनियस होता है, एक ही तरीके का डेटा जो होता है उसे होमोजीनियस कहते हैं। MATLAB is a numerical computing environment, ये ट्रू है। There is no difference between A++ and A++, तो ऐसे देखा जाए लॉजिकली तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन वैसे डिफरेंस होता है, तो आप इसको ट्रू में ही डालोगे। फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, किसी प्रोग्राम को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाएं तो फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, डबल इन सी लैंग्वेज इज अ क्या है, डेटा टाइप है। सी लैंग्वेज हैज डैश रिजर्व, तो 32 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो उसमें 32 कीवर्ड होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, उसको आप एज अ वेरिएबल या एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। द टू वे इन विच वैल्यूज आर पास इन अ फंक्शन आर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। What is the use of str len? Len str str string len length, string की लेंथ काउंट करने के लिए यूज होता है। सी लैंग्वेज यूज द डैश एज ए टर्मिनेटर, तो सेमीकोलन होता है। स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की एरे जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। द डैश स्टेटमेंट कॉज द लूप टू बी टर्मिनेटेड, तो कौन से स्टेटमेंट से लूप टर्मिनेट होता है आपका सेमीकोलन से या ब्रेक से, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, एक ब्रेक होता है, एक एग्जिट फंक्शन होता है। एग्जिट से क्या होता है, पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है, और ब्रेक से क्या होता है, जिस लूप के अंदर, जिस बॉडी के अंदर वो होगा उसको खत्म कर देगा। हैज क्या है, ये इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हैज इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बोल सकते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, यानी ये प्रोग्राम से पहले प्रोसेसर को बताता है कि ये सारी चीजें अपने इंक्लूड करनी है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, तो आप हैश इंक्लूड लिखोगे तभी वो प्रोसेसर क्या होगा, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, बाकी चीजों को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी तो हमने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रखे हैं। तो मोटा मोटा ये है कि आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपके क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। जैसे वाइल डू वाइल में डिफरेंस, एरे आ रहा है आपका, उसके बाद पॉइंटर्स आ रहा है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आ रहा है, और वाइल डू वाइल लूप मैंने बता दिए, लूप्स के टाइप्स आ रहे हैं, इफ कंडीशन आ जाता है,
उसके अलावा आपका फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, ठीक है, टेबल ऑफ एनी नंबर, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप आराम से इसमें के पेपर में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है और आप चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन भी किया जाए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।